नमस्कार। माई सेल्फ वैद्य संदीप किशन राजपूत। आज मैं आपको म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस, जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, एलोपैथी और आयुर्वेदिक व्यू क्या क्या है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आज के लेक्चर में क्या क्या होगा, तो आज के लेक्चर में आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, टेस्ट इन म्यूकोरमाइकोसिस, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, आयुर्वेदिक व्यू रिगार्डिंग म्यूकोरमाइकोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और प्लान ऑफ ट्रीटमेंट जो कि हम यूज कर सकते हैं एलोपैथी और आयुर्वेदिक बोथ व्यू से। बेसिक इंस्ट्रक्शन है, तो बेसिक नॉलेज में आपकी बढ़ोतरी होगी। ये लेक्चर आखिर तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप अपनी प्रैक्टिस में उसको यूज कर सकते हो। तो म्यूकोरल्स फंगस मींस म्यूकोरमाइकोसिस इज अ जाइगोमाइकोसिस का एक पार्ट है और ये रेयर और सीरियस इन्फेक्शियस डिसीज फंगल इन्फेक्शन है और ये कॉमनली हमारे नाक के म्यूकोजल लेयर से वो अंदर में एंट्री करता है और उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है राइनोजोपस स्पीसीज म्यूकोमाइसिट्स। जो मोल्ड्स रहते हैं वो इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो हमारे शरीर में नाक और स्किन के माध्यम से अंदर आते हैं और इसका अफेक्टिंग होस्ट जिनकी इम्यूनिटी कम है, इम्यूनो कम्प्रेसेंट जो जो आदमी है उनको ही ये अफेक्ट करता है। तो ये उसका स्प्रेडअप कैसे होता है, तो उसका स्प्रेडअप नेजल टू पैरानेजल साइनस, जैसे हमने देखा है कि वो नाक से उसकी एंट्री होती है मैक्सिमम टाइम। तो वहां से वहां पे जो मैक्सिलरी साइनस रहते हैं, मैक्सिलरी साइनस के यहाँ से वो फर्स्ट अफेक्ट करते हैं, बाद में वो स्पिनॉइड साइनस, पोस्टीरियर इथमॉइड साइनस, स्पिनॉइड इथमॉइड साइनस की और वो फ्रंटल साइनस में वो फिर वो चले जाते हैं। ऐसे उसका एक एक सिंगल पाथ है। सेकंड पाथ है मैक्सिलरी साइनस से वो टीथ की ओर और अल्वियोलस और पैलेट की ओर वो चले जाते हैं। अगर आँख की ओर वो चले गए तो वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से होते हुए कैवर्नर साइनस से ब्रेन तक चले जाते हैं। तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है और ये रैपिडली ग्रोथ करने वाला है विद इन आवर। तो इसीलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है और उसमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो भी है उनको सावध रहने की जरूरत है। ये आज का लेक्चर उतना भी समझा तो भी बहुत है। तो हमारी इम्यूनिटी क्या है, हमारी इम्यूनिटी ये हमारे जो म्यूकोसिलियरी एपरेटस, मतलब नाक के अंदर जो हेयर रहते हैं वहाँ पे म्यूकोसिलियरी एपरेटस रहता है, वहाँ वो म्यूकस से इंटैक्ट रहता है। वहाँ पे मोर देन 1000 प्रोटीन वहाँ पे रहते हैं और वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी के रहते हैं। तो बाहर में इन्वायरमेंट में जितने भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो भी रहने दो हमारे बॉडी में, उसका वो डिफेंस मैकेनिज्म है। फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म म्यूकोसिलियरी एपरेटस से होते हुए उसको अंदर जाना पड़ेगा, तो वो हमारा हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो डायबिटीज है, कीटोएसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, जो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलो, रीनल डिसीज, क्रॉनिक रीनल डिसीज बोलो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बोलो, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बोलो, नेट्रोपेनिया और इंक्रीज सीरम लेवल ऑफ अवेलेबल आयरन, ये अगर अगर ये रहेगा और मैग्नेंसी, इनमें म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अभी जो फिलहाल का हम देख रहे हैं कि कोरोना में आफ्टर पोस्ट आफ्टर पोस्ट कोविड पेशेंट को ये म्यूकोरमाइकोसिस के अफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, बिकॉज उसमें से इनमें से एक या दो उसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है। आगे देखते हैं ये स्प्रेडअप कैसे होता है। तो इसका स्प्रेड होने का जो ये है, इम्यूनो इम्यूनो सप्रेशन स्पेशल मेंशन है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आयरन हंग्री ऑर्गेनिज्म, आयरन हंग्री ऑर्गेनिज्म। तो उससे क्या होता है, देखो अभी ये आप समझ लो कि आयरन हंग्री ऑर्गेनिज्म है। अगर उसको जैसे चींटियों को शक्कर मिलती है और वैसे वैसे वो अपना वो मार्ग बनाते रहता है, तो सेम ऑर्गेनिज्म उनको जैसे आयरन मिलता है वैसे वैसे वो अपना मार्ग बनाते जाते हैं। तो ये आयरन कैसे मिलता है उनको, तो पहले देखते हैं। तो कोविड पेशेंट में तो साइटोकाइन स्ट्रोम जो बनता है, इन्फ्लेमेशन जो होता है, तो उसमें IL-6 की लेवल बढ़ती है। आयरन IL-6 की लेवल बढ़ने से फेरिटिन नामक घटक हमारे बॉडी में बढ़ता है, ब्लड में बढ़ता है और वो हाइपर फेरिटेनिमिया में कन्वर्ट होता है और वो इंक्रीज हुआ
फेरिटिन ये इंट्रासेल्यूलर में जाके जम जाता है। देखो पहली स्टेज है फेरिटिन की लेवल बढ़ना, दूसरी है प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, जो वायरल है, जो वायरस इन्फेक्शन है वो हमारे बॉडी में चला आता है, इंडोथेलियल लेयर में वो डिफ्यूज फैल जाता है और वहां पे इन्फ्लेमेशन करता है। उसको बोलते हैं इंडोथेलियोलाइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन मतलब शोथ। विदाउट इन्फ्लेमेशन कोई भी डिसीज प्रोग्रेस नहीं होता है, कोई भी डिसीज। तो प्रोग्रेशन के लिए उसको इन्फ्लेमेशन होना जरूरी है, शोथ होना जरूरी है। तो ये पॉजिटिव फंगल वैस्कुलर एंड सेल्यूलर इन्वेजन और वहां पे नेक्रोसिस, फूड सेल को नेक्रोस करता जाता है, इसी को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक स्टेज। और उसके वजह से वो फंगल की ग्रोथ बहुत ही स्प्रेड अप और रैपिडली हो जाती है। और उसमें अदर भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, इम्यूनो कॉम्प्रेस कॉम्प्रोमाइज, न्यूट्रोपेनिया, हाइपरग्लाइसीमिया और कॉर्टिकोस्टेरॉइड और क्रोनिक किडनी डिसीज। तो म्यूकोमाइकोसिस के हाई रिस्क पेशेंट कौन कौन, जिनका अनकंट्रोल डायबिटीज है, ल्यूकोपेनिया है और उन्होंने हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड ली है, जो कि अभी कोविड के पेशेंट में प्रोटोकॉल के बेस से वो स्टेरॉइड दिया जाता है, लेकिन वो भी अभी रिकमेंडेड नहीं है। हाई लेवल ऑफ IL-6 और क्रेटिनिन की लेवल बढ़ जाता है। टोसिलीजुमैब ये ड्रग देने की वजह से, और न्यूट्रोपेनिया और प्रोलॉन्ग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, उसके वजह से हमारा डिफेंस मैकेनिज्म कम हो जाता है और म्यूकोरमाइकोसिस बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम क्या है, पहले अर्ली डिटेक्शन होना बहुत जरूरी है, उसके लिए जो सिम्टम है वो देखना बहुत जरूरी है। तो आंख ड्राई हो जाती है, आंख के अंदर में ब्लड और टर्बिड एकदम एकदम चॉकलेटी कलर का एक स्टेन, मतलब वो म्यूकस बहने लगता है, हेडेक रहता है और आंख के यहाँ पे और दांत के यहाँ पे पेन रहता है, चेहरे के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, चेहरा सुन्न पड़ जाता है और प्रोप्टोसिस मतलब आंख बाहर आना मतलब थोड़ी सी उसका जो आकार है वो बाहर की ओर झुक जाता है और आंख का विजन कम होता है वर या नष्ट हो जाता है। तो ऐसे उसके सिम्टम है। तो उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो उसका डायग्नोसिस के लिए ब्लड का कोई भी टूल नहीं है उसको डायग्नोस करने के लिए। हाईली इंडेक्स सस्पेशियस मतलब सस्पेशियस होना है कि उसको सस्पेक्ट करना है। तो चेहरे के ऊपर स्वेलिंग है और पफिनेस ऑफ फेस है, प्रोप्टोसिस है, ये बस साइंस है। तो उसका मेन डायग्नोसिस करने के लिए डायग्नोस्टिक टूल जो है नेजल एंडोस्कोपी, अगर उसमें डालेंगे और उसमें उसका ब्लैकिश ब्राउन क्रस्ट ब्लड स्टेन का डिस्चार्ज अगर दिखता है तो वो म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण के माफिक है। बाद में MRI भी किया जाता है। तो ऐसे उसके डायग्नोसिस है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कल्प्रिट जो ये कोविड के पेशेंट में म्यूकोरमाइकोसिस होने के ज्यादा कॉज है, उसका जो कॉज ये ह्यूमिडिफायर, नेजल फ्लोम और जो ऑक्सीजन कंटिन्यू लेने की वजह से वहाँ पे ह्यूमिडिटी बनती है और वो जो फंगस वायरस की वहाँ पे ग्रोथ होती है। देखो सिंपल सी बात है, ह्यूमिडिटी से वायरस फंगस की ग्रोथ क्यों होती है, बिकॉज हमारे आयुर्वेद में कीटक बोला है, तो कृमि बोलते हैं। तो हमारे घर में जो कॉकरोच आते हैं, मतलब जो भी जर्म्स बोलो जो भी है, हमारे किचन में ज्यादा रहते हैं, ना कि हॉल में और ना कि बेडरूम में। किचन में इसलिए रहता है कि वहाँ पे मॉइस्चर रहता है, वहाँ पे गीलापन रहता है, उसके लिए वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ये पेस्टिसाइड वहाँ पे रहते हैं। तो उसी हिसाब से ये मॉइस्चर होने की वजह से वहाँ पे उसकी ग्रोथ ऑर्गेनिज्म की बहुत ही अच्छी होती है। तो ये कुछ इस तरीके से वो पिक्चर दिखता है। इसीलिए आप अपने जो भी ENT फ्रेंड है उनसे आप अपना पोस्ट कोविड के बाद अपना नाक चेक करवाना न भूलिएगा। अगर ये लीजन दिखता है तो अर्ली डायग्नोस हो सकते हैं कि आप म्यूकोरमाइकोसिस के चपेट में आ रहे हो। तो अर्ली अर्ली डिटेक्शन यही प्रिकॉशन है और उससे जल्दी आप राहत पा सकते हो। आफ्टर ऑपरेशन कुछ इस तरीके से अंदर में उसके लीजन दिखते हैं, जैसे कि चींटियों का घर जैसे रहता है, वारुल मराठी में वारुल बोलते हैं, सांप का घर जैसे रहता है वैसे वो एक दो तीन चार ऐसे वो रहते हैं। तो ऐसे वो अंदर में सर के अंदर में उसके लीजन फेरिटिन जहाँ पे मिलता है उस तरीके से वो अंदर 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 ही अंदर वो चले जाते हैं। तो ये
न हो, इसीलिए प्री डायग्नोसिस और पहले ही उस व्याधि का निदान होना बहुत जरूरी है। तो हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से अभी देखेंगे कि म्यूकोरमाइकोसिस को हम आयुर्वेद से किस व्याधि से हम संलग्न कर सकते हैं। तो विकारो नाम कुशलो न जियत कदाचन, ये हम सभी को पता है, मतलब व्याधि का नाम पता हो ये जरूरी नहीं है, फिर भी उसके लक्षण से हम उसको जान सकते हैं। उसके लिए त्रिविध बौद्ध संग्रह, जो विधि संप्राप्ति जो बोली है, संप्राप्ति की जो एक टाइप है वैध समझने की, तो उसमें से विधि संप्राप्ति है। वो विधि संप्राप्ति समझने के लिए उसके लिए त्रिविध बौद्ध संग्रह बताया है। तो वो यह है, पहला प्रकृति और विकृति। प्रकृति और विकृति किसके हैं? दोष धातु मल मूल में शरीर, मतलब शरीर के दोष धातु और मल के प्रकृत और विकृत अवस्था उसकी हमें बहुत अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अधिष्ठान भेद से वो वैदिक कौन से अधिष्ठान में है, वातज अधिष्ठान में, पित्तज अधिष्ठान में, कफज अधिष्ठान से, उस अधिष्ठान भेद से हमें देखना है। और समुत्थान विशेष मतलब उसके लक्षण क्या क्या है। तो ये तीन प्रकार से हमें व्याधि को समझना है। इन फ्यूचर में कौन से भी व्याधि आने दो, तो इस तीन अवस्था से उसे हमें समझना है। अगर इस तीन अवस्था को हम अच्छी तरह से जान ले तो हम कौन से भी व्याधि से मोहित नहीं हो सकते, डर नहीं सकते। तो इस तरीके से समझना है। तो ये म्यूकोरमाइकोसिस इसी प्रकार में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हर मतलब ऐसा कोई भी कोविड का पेशेंट नहीं है कि उसको जुकाम नहीं हुआ है, तो उसका प्रत्यात्म लिंग है, ऐसा बोलना अनुचित न हो, नहीं हो सकता। मतलब प्रतिशय से मतलब आंख में उसका गंध ज्ञान न होना, ये प्रतिशय का लक्षण है। मतलब वहां पे प्रतिशय उसका एक लक्षण मात्र कोविड के पेशेंट का है, तो पहले प्रतिशय होता है, प्रतिशय से बाद में ये निदानार्थकारी व्याधि, मतलब एक व्याधि दूसरे व्याधि का हेतु हो सकता है, दूसरे व्याधि का कॉज हो सकता है। तो ऐसे वो एक व्याधि दूसरे व्याधि से, दूसरे व्याधि तीसरे व्याधि से, ऐसे उसका व्याधि का एक क्रम वो बढ़ता जाता है। प्रतिशय से कास होता है, कास से क्षय होता है। क्षय मतलब क्या? क्षय मतलब धातुओं का क्षय। धातुओं का क्षय मतलब हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम होना। तो ये प्रतिशय से हमारा डिफेंस मैकेनिज्म कम हो सकता है, तो इसीलिए हमने पहले व्याधि लिए हैं प्रतिशय। और ये म्यूकोरमाइकोसिस मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन उसमें अगर नेजल से होके सिर की ओर जब जाता है तब वो कॉम्प्लिकेशन देते हैं। मतलब ये शिरोगत व्याधि है। तो शिरोगत व्याधि में भी प्रतिशय का वर्णन किया है। और शिरोगत व्याधि के 5 प्रकार हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमि। और ये अपने हेतु से दोषों की वृद्धि हो जाने के बाद अगर ये दोष शीर के प्रदेश में जाते हैं तो वहां पे स्वेलिंग मतलब इंफ्लेमेशन और आइटिस अगर वहां पे वो करते हैं तो वहां पे सुघोर मतलब वो चिकित्सा के लिए दुष् चिकित्सा के लिए बहुत ही कठिन हो जाते हैं। ऐसे शोक के लिए उन्होंने बोला है। तो शिरो रोग में जब जब हेतुओं का सेवन किया जाता है, मतलब जो कोविड के पेशेंट को एन नंबर ऑफ दवाई देने के बाद दोषों का वृद्धि और क्षय होने के बाद दोषों में विषमता आ जाती है। और वो विषमता अश्रु और मांस, देखो यहाँ पे दो दो धातु यहाँ पे उन्होंने बताए, रक्त और मांस धातु में जाके क्लेद उत्पन्न करता है, क्लेद। और वो क्लेद उत्पन्न करने के बाद वो क्लेद कृमियों को जन्म देता है। तो यहाँ पे दो धातु मिल गए हमको, रक्त और मांस। मतलब रक्त प्रदूषित व्याधि की चिकित्सा हमें समझनी है और मांस प्रदूषित व्याधि की चिकित्सा हमें समझनी है। तो क्लेद उत्पन्न होने की वजह से क्लेद से कृमियों की उत्पत्ति होती है। तो ये शिरो रोग में जो 5वां प्रकार है वो कृमि है। तो यहाँ पे मैं कृमि में के प्रकार 2 बताए हैं, बाह्य कृमि, अभ्यंतर कृमि। अभ्यंतर कृमि के प्रकार 3 बताए हैं, पुरीशज, कफज और रक्तज। तो यहाँ पे मैं रक्तज कृमि लेना चाहता हूँ। रक्तज कृमि इसलिए कि व्रणगतान, तो यहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन से वहां पे वो पूर्ण होने की वजह से, यहाँ पे व्रण होने की वजह से, जख्म होने की वजह से ये रक्तज कृमि अंदर में इजीली पेनिट्रेटेड हो जाती है। और वो त्वक, सिरा, स्नायु, मांस, अस्थि को भक्षण करती है। जो ये म्यूकोरमाइकोसिस के जो फंगस है वही ये सब स्ट्रक्चर को, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को वो खाती है। और वो अंदर ही अंदर वो पेनिट्रेट होके एक फेरिटिन को लेके वो अंदर की ओर वो चली जाती है। तो उस तरीके से उसका क्रम बताया है। और इसकी चिकित्सा कुष्ठ के समान करने के लिए बोली है। तो हमें थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिली, कुष्ठ की तरह हमें चिकित्सा करनी है। अभी ये रक्त कृमि जो रक्त है, रक्त हमारे शरीर के वृद्धि और क्षय में कारण मात्र है, मतलब उसके बगैर हमारे शरीर का वृद्धि और क्षय नहीं हो सकता।
इसीलिए अगर ये म्यूकोरमाइकोसिस का अगर ऑर्गेनिज्म रक्त में अगर रक्तगामित्व हो गया तो उससे वो व्याधि एक्यूट फेज में जाएगा और बहुत ही शीघ्रकारी उसका गमन होगा और वो जल्दी ही 1-2 दिन में ही उसका प्रोग्रेशन बहुत फास्ट होगा, रैपिडली होगा। अभी यहाँ पे रक्तज प्रतिशाय और शिरज शिरोरोग, कृमिज शिरोरोग, ये दोनों एक है। कैसे है तो मैं यहाँ पे हम शिरो व्याधि देख रहे हैं, शिरोज व्याधि में कृमिज शिरोरोग देखा तो कृमि शिरोरोग के लक्षण ये रक्तज प्रतिशाय के सादृश्य है। तो क्या लक्षण है तो आंख से रक्त का आना, आंख लाल होना, उरों में प्रतिघात होना, मतलब कोविड के पेशेंट को उरोघात हो जाता है और लंग्स अपना काम करना बहुत कम कम करता है और वहाँ पे इंटरस्टिशियल लंग डिसीज बोलो, वहाँ पे निमोनिया बोलो, वहाँ पे पैचेस बन जाते हैं, उरोघात हो जाता है, गंदा गंदा न आता है। ये सब लक्षण ही कृमि मूर्ध विकारेण समानम च अस्य लक्षणम, मतलब रक्त प्रतिशय और कृमि जो शिरोरोग दोनों भी लक्षण उनके सेम है। और ये जो कृमियां है, ये जो अभी आ रहा है येलो फंगस, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये सब कृमि जी है जो कि क्षीर प्रदेशी स्थित हो गए, इसीलिए हम यहाँ पे श्वेता जो लक्षण है ये व्हाइट फंगस भी हो सकता है। तो उसकी अगर उपेक्षा करते हैं, अगर उसकी चिकित्सा नहीं करते तो वो दुष्ट प्रतिशाय हो जाता है। दुष्ट प्रतिशाय के लक्षण क्या है कि नाक प्रकीर्ण, मतलब वहां से बहुत ही स्त्राव बहना और नाक शुष्क होना, ये दो लक्षण है। हर हर एक की ट्रीटमेंट अलग अलग है। अगर शुष्क होता है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग बताइए और अंदर में डिस्चार्ज होता है तो उसकी उसकी चिकित्सा अलग बताइए। नाक कभी कभी बंद हो जाता है, कभी कभी खुल जाता है, तो ऐसे लक्षण जो है वो दुष्ट प्रतिशय के और कष्ट साध्य है, मतलब अभी भी साध्य है और इसकी और उपेक्षा करते हैं तो ये बहुत से व्याधियों को उत्पन्न करता है, जैसे कि दुष्ट पीनस। दुष्ट पीनस से क्या लक्षण आता है, बाधिरियम, अंध, घ्राणम, घोरश्च नयनामयम, ये जो लक्षण है ना ये म्यूकोरमाइकोसिस के जो कॉम्प्लिकेशन है वहां पे से सेंसरी ऑर्गन को अफेक्ट करता है, आंख को अफेक्ट करता है, नाक को अफेक्ट करता है, कान को अफेक्ट करता है, तो इन ऑर्गन को अफेक्ट करता है, इसीलिए दुष्ट प्रतिशय से साधारण में होता है। लेकिन अभी तक वो व्याधि साध्य तक है, जब उसका सुख साध्य से असाध्य तक उसकी जो जर्नी है वो कंटिन्यूस रहती है, बिकॉज संप्रप्ति जाति गति, जब तक वो असाध्य व्याधि तक नहीं जाता है तब तक वो अपना कंटिन्यूस प्रोग्रेस करता है, वरना उसको पीछे ही जाना पड़ता है। तो असाध्य व्याधि जो वल्मिक शूद्र रोग में बताया है, उसके जो बॉडी के एंट्री के जो लक्षण बताए, पानी पाद तले संधे, मतलब पानी पाद तले संधे मतलब हाथ और पाँव के यहाँ पे अगर कट होता है स्किन के यहाँ से तो वो अंदर में जाता है। ग्रीवा मूर्धो जत्रुणी, ग्रीवा मतलब गर्दन, ऊर्ध्व जत्रुणी मतलब सिर, तो यहाँ पे मतलब हमने जो देखा एयरवेज और स्किन से उसका अंदर अंदर में उसका एंट्री है, तो वही यहाँ पर भी बताया गया है। ग्रंथि से मुझे यहाँ पे शोथ, इन्फ्लेमेशन, आइटिस लेना है और वो शनै समुपचीयते, सुश्रुताचार्य ने शनै समुपचीयते बोला है, लेकिन भाव प्रकाश में वहां पे बोला है विसर्पवत सर्पति च उन्नत अग्रे, विसर्पवत मतलब सुश्रुताचार्य को उनको निदान वहां पे ज्यादा नहीं दिखे होंगे इसीलिए उन्होंने शनै बोला है, लेकिन भाव प्रकाश कारण को वहां के लक्षण मतलब हेतु ज्यादा दिखे होंगे, तो उस हिसाब से उसका जो क्रम है वो विसर्पवत मतलब एक्यूट फेज में वो बहुत जल्दी प्रसरणशील होता है, ऐसा उन्होंने बताया है भाव प्रकाश कारण ने। मतलब ये शनै समुपचयते मतलब वो स्लोली प्रोग्रेस करने वाला नहीं है, वो फास्ट भी प्रोग्रेस कर सकता है जैसे विसर्प में होता है। वो विसर्प ये बहुत ही फास्ट ग्रोथ करने वाला व्याधि है, तो म्यूकोरमाइकोसिस भी ये बहुत ही फास्ट ग्रो करने वाला व्याधि है। तो उसके जो लक्षण, उसके जो मुख है, उसके जो ओपनिंग्स है, तो वो मुख में अनेक उसके ओपनिंग रहते हैं। तो जैसे हमने देखा कि वो ऑर्बिट में गया तो कैवर्नस साइनस से ब्रेन में जाएगा, मैक्युलर से पैरासाइन, ये इथमोइड स्पिनोइड, ऐसे एक मार्ग को आक्रांत करता जाएगा, वैसे ही उन्होंने बताया है। और यहाँ पे बोला है पित्तोद मतलब वात, परिदाह मतलब पित्त, कंडु मतलब कफ, मतलब ये त्रिदोषज हो गया, सन्निपातज हो गया, और उसमें आ गया क्लेद। क्लेद मतलब वहां पे क्लेद मतलब कृमि की उत्पत्ति है, जैसे हमने वो लक्षण देखे थे रक्तज कृमि के, तो वहां पे विदाउट क्लेद वहां पे कृमि की उत्पत्ति नहीं होती है। तो वहां से हमें शिरोरोग के सन्निपातज और कृमि की अवस्था मिलती है। और निष्प्रत्यय निकम, निष्प्रत्यय निकम मतलब शरीर में उसको उसके विरोध में कोई भी घटक वहां पे अवेलेबल नहीं है, मतलब इम्यूनिटी सप्रेस हो गया है, तो वो उन्होंने ऐसे लक्षण बताए निष्प्रत्यानिक वल्मीक में बताया है भाव प्रकाश वालों ने।
तो उस हिसाब से मुझे म्यूकरमाइकोसिस या वल्मिक लगता है। बिकॉज अभी तक हमने देखा है कि प्रतिशय का क्षय, शिरोरोग, शोफ, कृमि, रक्तज कृमि, क्षीरज कृमि, रक्तज प्रतिशय, दुष्ट पीनस और वल्मिक, ऐसे हमने अभी तक पाथ देखे हैं। तो यहाँ पे हम क्यों रुके हैं वल्मिक के यहाँ पे? तो बिकॉज वल्मिक ये असाध्य है। वहाँ पे बोला है अगर बहुत बड़ा हुआ रहेगा, बहुत छिद्र वाला रहेगा, अगर वहाँ पे सूजन रहेगी, मर्म के स्थान में रहेगा, ये नासा मर्म और ये पड़ा मर्म वहाँ पे होने की वजह से ये दुष्साध्य है, तो वो उसकी चिकित्सा न करे। अगर बहुत ही इनिशियल फेज में रहेगा तो उसको शरीर को शुद्ध करना है पंचकर्म से। और लेप उन्होंने एक बोला है, लवण, अमृता, अरगवद, श्यामा, कुलित्य, दंती, मूल, पलल और सत्तू का वहां पे लेप करने के लिए बोला है। अगर पक्वावस्था रहेगी तो दुष्ट मांस की गति को समझ के शस्त्र कर्म करना है। शस्त्र कर्म के बाद वहां पे क्षार और अग्निकर्म करना है। ऐसे उन्होंने शॉर्टकट में ट्रीटमेंट बताई है वाग्भट्टाचार्य ने। लेकिन सुश्रुत में अवस्थानुरूप वहां पे चिकित्सा बताई है। अवस्थानुरूप चिकित्सा कौन सी है? तो उन्होंने शस्त्रेण कृत्वा वल्मीकम शार अग्नि, मतलब शस्त्र शार अग्नि, ये मांस प्रदोषज व्याधि है। जो मैंने बताया था कि वो मुझे क्या दिख रहा है कि शिरज रोग, शिरज कृमि में वहां पे मांस और अश्रु वहां पे इन्वॉल्व है। तो वो मांस की चिकित्सा शस्त्रशार अग्नि से है। मांस प्रदोषित व्याधि की चिकित्सा हम शस्त्रशार अग्नि से कर सकते हैं। और उसमें भी उन्होंने एक व्याधि बताया है कि अर्बुद में जो अवस्था बताई है, अर्बुद में अपक्व अर्बुद, पक्व अर्बुद, और जो उन्होंने नीचे जो भी उनकी अवस्था है, अवस्था अनुरूप उसकी चिकित्सा करनी है, शस्त्र कर्म करना है। और शस्त्र कर्म करने के बाद वहां पे रोपण चिकित्सा करनी है। रोपण के लिए यहाँ पे उन्होंने सुमन ग्रंथ, सुमन ग्रंथि में भल्लातक, मनशिला, कालानुसारी, सूक्ष्म एला, चंदन, अगरू और नीम तेल का वहाँ पे रोपण करना है। और रोपण हो जाने के बाद वहाँ पे फिर रिमेनिंग ट्रीटमेंट अर्बुद के समान करनी है। और अ, वल्मिक अगर बहुत बड़ा ना हो और मर्म स्थान में उसका आश्रय न हो तो शरीर की शोधन करने के बाद वहाँ पे रक्त मोक्षण करना है। रक्त मोक्षण वो भी जलों का चरण से करना है। बिकॉज अवगाढ़ अवगाढ़ कर में जलों का बहुत ही अच्छे काम करती है। और वो जलों का शंकर प्रदेश में वहाँ पे लगाना है। वहाँ से मैक्सिमम वहाँ से वो इम्प्योर ब्लड और वहाँ पे स्वेलिंग वो एक्सक्रीशन करेगी। और वहाँ पे रक्त मोक्षण होने के बाद वहाँ पे लेप और उपनाह के लिए एक ड्रग बताया है। यहाँ पे लेप और उपनाह यहाँ पे बताया है। तो कुलिथ्य का मूल, गुडुचि, लवण, अरगवत, दंती, श्यामा, इनका लेप करना है। और वो सुस्निग्ध सुख, मतलब स्नेहन और स्वेदन दोनों करना है वहाँ पे। और वहाँ पे लेप करना है। और पक्वावस्था में उसकी उस म्यूकरमाइकोसिस मतलब वल्मिक का जो भी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन की गति को हमें समझ के हमें उसका छिदवा, तत छिदवा, मतलब वहां पे हमें काट देना है। तो वो काटने के लिए प्रमी प्र मतिमान विषक, मतिमान विषक मतलब जो ईएनटी सर्जन है उनके द्वारा उनकी गतियों को समझ के ईएनटी सर्जन से वो ऑपरेशन करवाना है। छितवा वो ऑपरेशन हो जाने के बाद वो अंदर का म्यूकस का लेयर निकालने के बाद दुष्ट मांस के लिए प्रतिसारण बताए और क्षार कर्म बताए, उसके बाद में रोपण कर्म बताए। तो ऐसे उन्होंने चिकित्सा बताई अवस्थानुरूप। और बहुत छिद्र वाला होगा और शोफ युक्त होगा तो उसकी चिकित्सा न करे, वो असाध्य है, ऐसे भी उन्होंने बताया। तो उसके बाद में वल्मिक जो है वो बहुत शिखर स्वेन छायन, मतलब उसमें बहुत से ओपनिंग रहती है, बहुत से ऊंचा हुआ रहता है। और दूर अवगाढ़, दोष, दुष्या और अंतर्मूला, मतलब वो उसका मूल बहुत ही अंदर रहता है, डीपर टू डीपर रहता है, इसलिए वो चिकित्सा में साध्य नहीं होता है। और अवगाढ़ मूल में शोधन के लिए अग्नि और क्षार की वहां पे चिकित्सा बहुत जरूरी है। अग्नि और क्षार की चिकित्सा, अगर अग्नि और क्षार का अगर हमने उनका कौन से अवस्था में उसकी चिकित्सा करनी है तो उसमें हमें देखने को मिलेगा त्वक, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, उनके डीपर टू डीपर ऑर्गन में उसका रोगाधिकार बताया है। सुश्रुत सूत्र स्थान में क्षार और अग्नि कर्म के चैप्टर में बताया है। तो यही शोथ और ग्रंथि ये भी त्रिदोषज रहते हैं। मांस, मेद, अस्थि, शिरा, स्नायु, व्रणवत, ऐसे उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। यही अग्नि और क्षार का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर ये और ग्रंथि और शोफ, ग्रंथि की चिकित्सा शोफवत बताइए और वल्मिक में भी ग्रंथि का एक वर्णन किया है, तो इसीलिए उसकी भी चिकित्सा शोफवत मतलब अग्नि और क्षार से करनी है। तो अग्नि कर्म में कौन सा अग्नि कर्म करना है? तो अग्नि कर्म में हमें
स्नेह दग्ध देना है, बिकॉज स्नेह दग्ध से सूक्ष्म शिरा अनुसारी त्वकादि, त्वकादि मतलब त्वक, शिरा, स्नायु, अस्थि, मांस, वहां पे वो इनर टू इनर जाएगा। अनुप्रविश्याम दहति, अंदर में जाएगा, और दहति मतलब वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है उसको वो जला देगा, मार देगा। ओके। तो उसके बाद भी और भी चिकित्सा बताइए। अगर शुंगाटक मर्म का वहां पे अगर नाक बहुत ही शुष्क हुआ तो वहां पे नस्य के लिए बोला है। तो नस्य में उन्होंने क्षीर का तेल, मतलब जो तेल है जो दूध से बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से और मेरे हिसाब से जो अणु तेल है, वो अणु तेल की जो उत्पत्ति है वो आजा दुग्ध से है। तो वहां पे आजा दुग्ध से बना हुआ अणु तेल का अगर वहां पे नस्य करेंगे तो अ, शुंगाटक, नासा और अक्षिका जब शोष होता है तब उनसे वहां पे हम धारा भी कर सकते हैं, नहीं तो उससे हम नस्य भी कर सकते हैं, और वहां पे हम स्नेह दग्ध भी देख सकते हैं। मंद स्विन्ना, और शरीर को स्विन्ना करना है। अगर यहाँ पे क्लेद रहेगा तो नासा के यहाँ पे, तो हमें क्षार तेल देना है। तो उस हिसाब से, और वहां पे हमें कृमि दिख रही है तो हमें वहां पे रक्त का नस्य देना है। रक्त का नस्य इसलिए देना है कि रक्त में फेरिटिन रहता है, और कृमि फेरिटिन से, फेरिटिन मतलब फेरिटिन आयरन हंगर ऑर्गेनिज्म है, तो वो वहां पे आक्रांतित होगी और वहां से वो बाहर निकलने में मदद मिलेगी। और कफ और वात का अगर वो दाह रहेगा तो वहां पे रक्त मोक्षण करना है। तो रक्त मोक्षण कौन सी अवस्था में करना है? तो रक्त मोक्षण कफ और वायु की अवस्था में रक्त मोक्षण करना है, वहां पे हम लीच लगा सकते हैं। और कृमि अगर ये रहेगा, शिरोज शिरोज कृमि रहेगा तो तीक्ष्ण नस्य देना है। और शोध में एक व्याधि बताया है भगंदर, जो कि कृमि से हुआ वो व्याधि है। अगर यही कृमि अगर सर के ओर जाएगा तो उसकी भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक समान ही है। विरेचन बोला है, विरेचन के बाद पेशन बोला है, पाटन बोला है, और विशुद्ध हो जाने के बाद तेल दाह बोला है, बाद में क्षार सूत्र बोला है, और व्रणवत चिकित्सा बताई। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वल्मिक में भी सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जाती है। तो हर एक मतलब कृमि की चिकित्सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ले सकते हैं। और यहाँ पे आगे एक पानीय बताया है, जो कि कोविड के पेशेंट के जो लक्षण है, अरोचक, प्रतिशय, प्रत्यक्ष, दुक्षय, मंदा, अग्नि, उदर पुष्ट, ज्वर, नेत्रामय, व्रणमेह, ये सब लक्षण कोविड के पेशेंट में 80 to 90% लक्षण उनमें दिखते हैं। तो उनमें पानीय देना है। तो पानी कौन सा देना है? जीवनीय गण का देना है, बिकॉज रक्त की जीव स्थिति। कृमि का देना है, बिकॉज कृमि वहां पे हमने हेतु दिया है प्लेट से। विषग्न का विषग्न गण देना है, बिकॉज जो एंटीबायोटिक जो दिए गए हैं इसीलिए घर विष की उत्पत्ति हो सकती है। लक्षण जो है वो कास और श्वास के हैं। और पुष्ट रक्त कृमि की चिकित्सा पुष्ट से करनी है। तो ऐसे एन नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो इसमें आप सप्तविंशति उपल भी यूज कर सकते हैं, त्रयोदशांग उपल भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत से कल्प है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो टेक होम मैसेज क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस कैन बी कोरिलेटेड विद द वर्मिक टू इवेल्युएट डिसीज प्रोग्नोसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिसीज विद द हेल्प ऑफ त्रिविध बोध्य संग्रह, प्लान ऑफ एक्शन विद द हेल्प ऑफ सूत्र, फॉलो भेषज, शस्त्र, चार, अग्नि विद द हेल्प ऑफ ईएनटी सर्जन। ऐसे में आपको टेक होम मैसेज दे रहा हूँ। तो ईएनटी सर्जन से आफ्टर कोविड तो आप अपना नाक जरूर चेक करवा लीजिएगा। थैंक यू। अगर कोई भी आपको इस बारे में तकलीफ हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, नहीं तो आपके कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स